हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स कोच। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम टाइप ऑफ फंक्शंस को आगे बढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हमने उसके बहुत सारे टाइप्स के बारे में पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम उसके एक और टाइप के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, महत्तम पूर्णांक फलन। इस फंक्शन को अगर हम समझते हैं तो ये क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इस बड़े कोष्ठक के अंदर एक्स को लिखा जाता है। ऐसा लिखने का मतलब क्या होता है, ये किसके बराबर होगा, x से कम या x के बराबर महत्तम पूर्णांक मान के बराबर होगा। मतलब इसके अंदर जो भी x है, x कोई भी वैल्यू हो सकती है ना, तो वो वैल्यू जो है अगर इस क्लोज ब्रैकेट के बाहर निकलती है तो वो क्या होनी चाहिए, x से कम होनी चाहिए और फिर x के बराबर ऐसी पूर्णांक वैल्यू होनी चाहिए। मतलब जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल ले, यहाँ पे मैं लिखती हूँ एग्जाम्पल 2। ठीक है, तो ये 2 खुद में एक क्या है, पूर्णांक है। देखो, इसको और डिस्क्राइब करने के लिए यहाँ पे लिखा गया है, अगर इसके बाहर x निकलता है, x कब निकलेगा, मतलब जो वैल्यू है वो सेम टू सेम कब रहेगी, जब x खुद एक पूर्णांक है। जब x हमारे पास पूर्णांक रहेगा तो हम उसको एज इट इज लिख देंगे। और यदि हमारे पास x पूर्णांक नहीं है, x पूर्णांक नहीं है, इस केस में हमको उससे जो छोटी पूर्णांक संख्या है, x से जो कम पूर्णांक संख्या है, उसको हमको लिखना होगा। ठीक है, दैट मीन्स जब भी हम इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में बात करते हैं, जब हम इस क्लोज ब्रैकेट से वैल्यू बाहर आएगी, वो हमेशा एक पूर्णांक होगी, एक पूर्ण वैल्यू होगी, है ना। पूर्ण वैल्यू मतलब 1 2 3 ऐसा, मतलब वो पूर्ण वैल्यू होगा। ठीक है, पॉइंट्स में वो नहीं होगा। ठीक, 0.1 है तो वो वैसी वैल्यू बाहर नहीं आएगी, उससे जस्ट छोटी वाली पूर्णांक वैल्यू बाहर आ जाएगी। जैसे कि अगर यहाँ पे मैं एग्जांपल लेती हूँ, ले ली मैंने 2, तो इससे ये तो 2 तो खुद क्या है, एक पूर्णांक है, तो ठीक है, इसके बाहर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 आ जाएगी। ठीक है, और एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि यहीं पे अगर मैंने ले लिया 2.7, तो 2.7 यहाँ पे खुद पूर्णांक है क्या, नहीं है, ये पूर्णांक नहीं है, हमारा दशमलव रूप में है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इससे छोटी, इससे जस्ट छोटी जो भी पूर्णांक वैल्यू होगी उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। तो अगर इसको मैं टेबल पे ड्रॉ करती हूँ तो ये हो गया 0 1 2, ये हो गया आपका 3, है ना। तो 2.7 कहाँ पे आएगा, 2 और 3 के बीच में, मान लो यहाँ पे आ रहा है हमारा 2.7। तो इसके अकॉर्डिंग क्या है, x से कम एक पूर्णांक संख्या। तो इससे इस 2.7 से छोटी कौन सी पूर्णांक संख्या, अब ये 1 2 3 यही सब तो हमारी पूर्णांक संख्या है ना। तो इस एक 2.7 से छोटी इधर वापस आओ, कौन सा मिलेगा आपको, 2। तो मतलब इससे बाहर हमारा निकलेगा 2। क्लियर है, मतलब अगर ये खुद एक पूर्णांक संख्या तो एज इट इज बाहर निकल जाएगा। अगर ये पूर्णांक संख्या नहीं है तो हम उसको ड्रॉ करके देखना, उससे इधर आना वापस, उससे कम करना, कम करते करते जो भी आपको फर्स्ट पूर्ण वैल्यू मिलेगी आप उसको यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, जैसे कि यहीं पे एक और एग्जांपल लेती हूँ, अगर मैं लेती हूँ -0.5, -0.5, ये एक एग्जाम्पल है ना, नेगेटिव है, दैट मीन्स हमारा इधर आएगा -1 -2 ऐसा। अब -0.5 ये कहाँ पे आएगा, यहाँ बीच में, यहाँ को यहीं पे आएगा ना, 0.5 माइनस, प्लस है तो इधर आता है, -0.5 यहाँ पे आएगा। अभी भी हमको क्या देखना है, ये 0.5 पूर्णांक है क्या, नहीं है, ये हमारा पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इससे वापस आना, इधर छोटी, इससे छोटी संख्या हमको इधर पे खोजते जाना है। ठीक है, संख्या देखना है हमेशा इस तरफ आना। तो इससे वापस आओगे तो इससे वापस आते तो सबसे पहले कौन सी पूर्णांक संख्या मिलेगी, -1। तो इससे बाहर हमारा निकलेगा -1। ये है हमारा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। क्लियर, और एग्जांपल जैसे लेती हूँ मैं, यहीं पे अगर मैं ले लेती हूँ, मान लो 0.7 ले लेती हूँ मैं। ठीक है, 0.7, तो 0.7 कहाँ पे आएगा, यहाँ, यहीं पे कुछ आएगा, है ना। तो ये 0.7 पूर्ण वैल्यू है क्या, नहीं, तो इससे जस्ट पहले क्या मिलेगी हमको, तो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, मतलब कि 0 के बीच में कोई भी वैल्यू अगर, जैसे कि 0.1 तो भी मुझे मिलेगा 0, 0.2 तब भी 0, 0.3 तब भी क्या आ जाएगा 0, 0.9 भी करूँगी तब भी क्या आ जाएगा 0। लेकिन जब 1 की तब ये आपका प्रॉपर 1 आ जाएगा। 1.1 करूँगी तो भी 1, 1.2 करूँगी तो भी 1, है ना। इस प्रकार से ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं ऐसा लिख दूँ
√2, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? सबको पता है √2 का मान कितना होता है? 1.414, ठीक है। 1.4 हमारा कहाँ पे आ गया? यहाँ। दैट मीन्स हमको इसकी वैल्यू भी मिल जाएगी 1। क्लियर? चलिए अब हम इसके ग्राफ की बात कर लेते हैं। चलिए ग्राफ देखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने क्या बताया, अगर इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर अगर मान लो होता है 1, है ना, मतलब x की वैल्यू अगर मैं रखती हूँ यहाँ पे 1, तो मुझे यहाँ पे भी क्या मिलेगा? 1। दैट मीन्स मेरा पॉइंट मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। 1.1 रखूँगी इसके अंदर, 1.1, है ना, x की वैल्यू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? क्योंकि 1.1 एक क्या है? पूर्णांक नहीं है, तो वापस पीछे आएगा, मतलब 1 पे पहुँच जाएगा। दैट मीन्स 1.1 में भी वैल्यू मिलेगी मुझे 1, 1.2 में भी वैल्यू 1, 1.3 में भी वैल्यू 1। ये कंटिन्यू आपका चलेगा, ठीक है। अगर मैं रखती हूँ x की वैल्यू यहाँ पे रख देती हूँ 2 रख देती हूँ, तो क्या 2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी मुझे? 2 तो एक फिर से मुझे एक पूर्णांक मिल गया। दैट मीन्स इस 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे 2, है ना। मतलब ये 1 से अगर मैं चालू करूँ तो 1.9 तक का मुझे ऐसी सीधी रेखा मिलेगी। ये 2 को मुझे छोड़ देना है, क्यों? क्योंकि 2 की वैल्यू मुझे मिल जाएगी यहाँ पे y में 2, ठीक है। फिर 2 में 2 हो गया, 2.1 रखूँगी यहाँ तो भी मुझे 2 ही मिलेगा, 2.3 रखूँगी तो भी 2, 2.4 रखूँगी तो भी 2। कब तक चलेगा ये? 2.9 तक। और जैसे ही मैंने 3 रखा यहाँ पे ये गैप हो जाएगा, क्यों? क्योंकि 3 का वैल्यू हमको मिल जाता है 3, ऐसा, ठीक है। ये भी हमारा कंटिन्यू चलेगा 3.9 तक का, इस 4 में छूट जाएगा। वैसे ही 4 से स्टार्ट, 4 की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास? फिर 4 आ जाएगी। ये 4 कंटिन्यू चलेगा, जब भी 5 आएगा 5 यहाँ छूट जाएगा, इस प्रकार से होगा, ठीक है। जब 0 है तो 0, x की वैल्यू अगर 0 रखूँगी तो y की वैल्यू भी मुझे 0 मिलेगी। 0.1 रखूँगी तो भी y की वैल्यू 0, है ना। अगर यहाँ पे मैं रखती हूँ 0.1 तो भी क्या होता है? 0.1 थोड़ा इधर आएगा, मतलब ये पीछे जाएगा, पूर्णांक हमको 0 ही मिल जाएगा। 0.1 में भी 0, 0.2 में भी 0, इस प्रकार से ये आपका कंटिन्यू चलेगा। कब तक? 0.9 तक ये 1 पे छूट जाएगा, क्योंकि 1 की वैल्यू यहाँ पे हमको 1 मिल गई है, ठीक है। वैसे ही आप इधर नीचे आओगे तो अगर आप x की वैल्यू -1 रखोगे तो -1 रखना है यहाँ पे। जैसे कि यहाँ -1 रखोगे तो पूर्णांक संख्या, तो y की वैल्यू भी यहाँ पे मिल जाएगी आपको -1। -1.2 रखोगे तो भी -1, है ना। 1.2 यहाँ आएगा, लेकिन हमको तो पूर्णांक संख्या चाहिए था, तो हम थोड़ा पीछे आते ना हम, तो हमको फिर से -1, तो ये आपका इस प्रकार से मिलेगा, और ये 0 को छोड़ देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपका इसका डायग्राम बनते जाएगा। -3 की बात करोगे तो इस प्रकार से आपका ये डायग्राम बनते जाएगा, जैसे कि चाबी जैसा लग रहा है, माचिस की तीली जैसा लग रहा है, ठीक है। ये आपका डायग्राम है, और ये क्या बन रहा है? एकदम सीढ़ी के जैसे बन रहा है ना, एक के ऊपर एक के ऊपर एक सीढ़ी नुमा बन रहा है। इसलिए इस फंक्शन को ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के साथ साथ इसको स्टेप फंक्शन भी बोला जाता है। इसको साथ ही साथ में इसको स्टेप फंक्शन, ठीक है, सोपान फलन भी बोला जाता है। मेरे ख्याल से ये डायग्राम तो याद ही रहेगा, ठीक है। आपका माचिस के जैसे ये अरेंज हो गया है ना, माचिस की तिली के जैसे अरेंज हो गया, ठीक। अगर इसकी हम बात करते हैं डोमेन और रेंज की। डोमेन मैंने बोला है कि इसके अंदर कोई वैल्यू नहीं रखी जा सकती, क्योंकि इसके अंदर तो मैं दशमलव वैल्यू भी रख रही हूँ, नेगेटिव वैल्यू भी रख रही हूँ, पॉजिटिव वैल्यू भी रख रही हूँ, मतलब सारी वैल्यूज रख रही हूँ। दैट मीन्स इसका डोमेन हो जाएगा सेट ऑफ रियल नंबर, है ना। अब मुझे y की वैल्यू हमेशा क्या मिल रही है? क्या मिल रहा है? 0.5, 0.9, ऐसा कहीं पे कोई वैल्यू मिला है क्या मुझे? इधर पे बाहर निकलने पे पॉइंट वाला, दशमलव वाला कोई वैल्यू मिला है क्या? नहीं मिला है। मतलब इसमें सिर्फ हमको इंटीजर वैल्यूज ही मिली है, पूर्णांक संख्या ही मिला है। इसलिए इसका जो रेंज होगा वो क्या हो जाएगा? जेड क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर। जेड क्या होता है? पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, मतलब जितने भी 0, 1, 2, 3, 4 या फिर इधर 0, -1, -2, -3, ये सभी जो संख्याएं होती है वो हमारी जेड में आती है, सेट ऑफ इंटीजर्स में आती है, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय, ठीक है। तो ये इसका डोमेन हो गया, ये इसका रेंज हो गया।
चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है, ठीक है, जो आपका स्क्वायर्ड फंक्शन और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पे बेस्ड है, ठीक है। इसको स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले हमको पता होता है कि वर्गमूल के अंदर की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, है ना। वर्गमूल के अंदर की संख्या कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए स्क्वायर रूट के हिसाब से। दैट मीन्स ये संख्या कभी भी नेगेटिव ना हो, मतलब या तो 0 हो या तो फिर ग्रेटर देन 0। लेकिन ये साथ ही साथ ये बटे भी है, मतलब ये हज में है, डिनोमिनेटर में, है ना। तो हमको ध्यान रखना है कि ये 0 भी ना हो, दैट मीन्स नेगेटिव भी ना हो, 0 भी ना हो, मतलब ये हमेशा क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। दैट मीन्स ये जो वैल्यू है -3, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते तो हम कुछ देर के लिए ये जो आपका इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का जो वैल्यू है उसको हम मान लेते हैं माना m। अपने को हल करने में आसानी होगा, ठीक है। तो इसके जगह मैं रखूँगी m, दैट मीन्स ये हो गया मेरा m² -2, इसके जगह मैं रख दूँगी m -3। ये क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0। अब इसको आप अगर तोड़ लो तो ये क्या हो जाएगा, m² -3m प्लस m -3 ग्रेटर देन 0, ठीक है। ये हो जाएगा आपका m -3, यहाँ पे आपका +1 कॉमन निकाल दोगे तो ये हो जाएगा m -3 ग्रेटर देन 0। डेट मीन्स m -3 दोनों में कॉमन है, यहाँ पे बच गया आपका क्या, m +1 ग्रेटर देन 0। ओके, तो इस प्रकार से ये हमारा वही कंडीशन हो गया जो हम संख्या रेखा पे क्रिटिकल पॉइंट खोज करके करते हैं, है ना। इसमें हमको क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेगा, यहाँ से हमको क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा 3, यहाँ से मिलेगा -1, दैट मीन्स ये -1 हो गया, यहाँ पे हमको मिल गया 3। ये दो क्रिटिकल पॉइंट मिल गए। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कहाँ पे पॉजिटिव, कौन से इंटरवल में नेगेटिव आएगा। तो हम दोनों के बीच में क्या आता है, 0, वहीं से चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे मैं 0 रखूँगी तो क्या हो जाएगा, ये -3, और यहाँ पे 0 रख दूँगी तो ये क्या हो जाएगा 1, दैट मीन्स -3 नेगेटिव वैल्यू आएगी, बीच में जो वैल्यू आएगी वो नेगेटिव, दैट मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू आएगी, इधर पे भी पॉजिटिव वैल्यू आएगी। क्लियर, ये तो चीज़ क्लियर है। इसका मतलब ये जो m है वो क्या है, ये जो m है वो इस -1 से छोटी होनी चाहिए, है ना। इक्वल टू 0 भी हम नहीं ले सकते क्योंकि हमको तो यहाँ पे ग्रेटर देन 0 चाहिए, इसलिए -1 को भी हम इंक्लूड नहीं करेंगे। मतलब ये m जो है वो लेस देन होना चाहिए -1 से, और इसके अकॉर्डिंग ये जो m है वो इस 3 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, है ना। m का जो मान है वो इस ऋण 1 से छोटा होना चाहिए और इस 3 से बड़ा होना चाहिए, है ना। m को हमने m किसको माना था, इसको वापस वैल्यू पुट कर दो, दैट मीन्स इस x की वैल्यू जो होगी -1 से छोटी होनी चाहिए और साथ ही साथ 3 से बड़ी होनी चाहिए। क्लियर, अब आपको यहाँ पे सोचना है, मतलब x का ऐसा मान बताइए, ऐसा मान मैं क्या क्या रखूँ कि ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है x, उसका मान ऋण 1 से छोटा होना चाहिए। मतलब आप इसको संख्या रेखा पे बना के सोच सकते हैं कि 0, है ना, यहाँ पे आपका आ जाएगा -1, ओके, इधर पे आपका आ जाएगा 1 2 3, ठीक। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 से छोटी, -1 से छोटी, तो यहाँ पे अगर x के जगह मैं रखती हूँ मान लो 0, है ना, तो क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, है ना। मतलब अगर इस x के जगह मैं रख देती हूँ 0 तो वैल्यू क्या मिलेगी, 0। क्या ये ऋण 1 से छोटी है क्या, नहीं, मतलब 0 हम नहीं रख सकते। अगर चलो उससे मैं रख देती हूँ ऋण 1 तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका मान तो ऋण 1 होगा, है ना, क्योंकि पूर्णांक संख्या, पूर्णांक बाहर निकल जाएगा। ऋण 1 से छोटी है क्या, नहीं है, है ना, मतलब हम वो भी नहीं रख सकते। अब ऋण 1 से छोटी कोई संख्या के देखो, मान लो रख देती हूँ मैं ऋण 2, मुझे क्या मिल जाएगा, ऋण 2। ऋण 1 से छोटी है क्या, हाँ भाई, ऋण 2 तो छोटी होगी ना, इधर है ना, तो ऋण 2 तो ऋण 1 से छोटी है, हाँ, मतलब ऋण 2 मैं यहाँ पे रख सकती हूँ। और इससे थोड़ी सी बड़ी संख्या, मतलब ऋण 1 से जस्ट छोटी संख्या रख करके देखो, मतलब ऋण 1.1 ये रख करके देखो, यहाँ पे आपका ऋण 2 आएगा। ऋण 1.1 रखे मतलब वो यहाँ पे आएगा, है ना, ऋण 1 से जस्ट छोटी वैल्यू रखोगे यहाँ पे आएगी। अब हमको क्या पता है कि ये पूर्णांक नहीं है, मतलब ये आपके अपने पीछे जाएगा, पीछे जाके देखेगा कौन सी पूर्णांक संख्या है, तो उसका मान रखेगा ये ऋण 2। ऋण 2 तो ऋण 1 से छोटी है, बिल्कुल हाँ, मतलब हम ऋण 1.1 भी रख सकते हैं। मतलब इस ऋण 1 से
जस्ट छोटी कुछ भी संख्या आप इधर पुट करोगे तो सबका मान ऐसे इधर ही आएगा, कम आएगा। दैट मीन्स अगर x इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान हमको ऋण 1 से कम लाना है तो हमको x का मान ऋण 1 से कम रखना पड़ेगा, तभी इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान ऋण 1 से कम आएगा। ठीक है, इसको यहाँ से क्लियर हुआ। हमको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मान हमेशा क्या चाहिए, ऋण 1 से कम। ये कब पॉसिबल है, जब हम x की वैल्यू ऋण 1 से कम रखेंगे, क्योंकि हमने इधर की वैल्यू रख करके देखिए, देखो हमको ऋण 1 से ज़्यादा मान आ रहा है। ठीक, तो ये हमारा पहला चीज़ बन गया, x का पहला कंडीशन। ठीक, अभी हम यहाँ पे बात करते हैं। अब x की जगह मैं ऐसी कौन कौन सी वैल्यू रखूँ कि उसका मान 3 से बड़ा आना चाहिए, 3 से बड़ा आना चाहिए। तो चलो अगर x की जगह अगर मैं रखूँगी 0 तो क्या आ जाएगा 0, सही क्या 3 से बड़ा है क्या, नहीं, मतलब हम 0 नहीं रख सकते। अगर x की जगह मैं रख के देखती हूँ 1, अगर x की जगह मैं क्या रख के देखती हूँ 1, मतलब रख के देखते हैं, चलो 1 क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पे 1, 3 से बड़ा है नहीं, मतलब ये भी नहीं। 2 रख करके देखो क्या आ रहा है 2, 3 से बड़ा है नहीं। 3 रख करके देखो क्या आ रहा है 3 आ जाएगा। 3 से बड़ा है क्या, बड़ा नहीं है भैया, बराबर है, तो हमको तो बड़ा चाहिए, मतलब हम 3 भी नहीं रख सकते। यहाँ पे रख करके देखो 4, क्या आएगा 4, 3 से बड़ा है, हाँ बिल्कुल हम 4 रख सकते हैं। ठीक, अब 4 रख सकते हो, 4 से थोड़ा सा पहले आके बात करो, जैसे कि इस 3 से जस्ट बड़ी कोई संख्या, मान लो यहाँ पे मैं रख सकती हूँ 3.1 रख करके देखो, 3.1 रखोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे आएगा, लेकिन वो जस्ट पीछे आएगी, मतलब 3.1 का मान भी 3 ही हो जाएगा। 3 अगर मैं रखती हूँ 9 तो भी उसका मान भी 3 ही हो जाएगा। ये हमारा 4 में जा कर के रुकेगा, जब 4 रखेंगे तभी 4 की वैल्यू, तब जब 4 रखेंगे तभी इसकी वैल्यू 4 आएगी, जो हमको एक्चुअल में चाहिए, 3 से बड़ी चाहिए, है ना। मतलब यहाँ पे आता है आपका 4, हम यहाँ तक की कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, सिर्फ 4 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर 4 के बाद आप रखो 4.1 रखो, 4.2 रखो, 5 रखो, 6 रखो, यहाँ पे आप 5.6 रखो, तब भी आपको क्या मिलेगा 5, बिल्कुल 3 से बड़ी है ना। दैट मीन्स ये कब पॉसिबल है, जब हम x का मान किससे बड़ा रखें, 4 रखें या तो फिर 4 से बड़ा रखें। मतलब x का मान हम क्या रखें, या तो 4 रखें या तो 4 से बड़ा। ये हमारा दूसरा केस बन गया। ठीक है, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कैसे है समझाने के लिए मैंने आपको इतना सारा कुछ किया है। ठीक है, क्लियर है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसलिए यहाँ पे x का मान ऋण 1 से छोटा होना चाहिए, ऋण 1 से छोटा कहाँ तक जाएगा, इधर तो हमारा -∞ तक, कुछ भी हो सकता है। मतलब -∞ से ऋण 1 को शामिल करना है क्या, नहीं करना है, छोटा बोला है, बराबर नहीं बोला, इसलिए ओपन ब्रैकेट। ठीक है, और साथ ही साथ 4 से बड़ा, इस 4 से बड़ा इधर कहाँ तक जाएगा, +∞ तक। 4 को शामिल किया है क्या, हाँ इक्वल टू 4 भी है, इसलिए यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट 4 से +∞ तक। ये दोनों हमको केस चाहिए, इसलिए हम बीच में लगा देते हैं यूनियन, क्योंकि ये दोनों चाहिए ना, तो ये भी केस है, ये भी केस है, दोनों केस को हम जोड़ने के लिए यहाँ पे लगा देते हैं यूनियन। तो ये इसका निकल जाएगा डोमेन। ये क्या बना हमारा डोमेन, इस क्वेश्चन का डोमेन। ओके, चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं फंक्शंस के कुछ और टाइप्स देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे है इवन फंक्शन, सम फलन। सम फलन क्या होता है, फंक्शन को जनरली हम f(x) के फॉर्म में लिखते हैं ना, तो अगर f(x) में मैं इस x की जगह पुट कर देती हूँ -x, तो भी मुझे सेम वैल्यू मिलनी चाहिए जो f(x) की होती है, तो ऐसे फलन को हम बोलते हैं सम फलन। मतलब इसमें x की जगह x रखो या फिर -x, वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता है। जैसे कि अगर एक एग्जाम्पल बोलूँ तो अगर मैं लिखती हूँ f(x) = x² + 2, है ना, यहाँ पे इस फंक्शन में मैं x की जगह पुट कर देती हूँ -x, और इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा, x की जगह रख दूँगी -x, तो घात 2, इसलिए घात 2 (2) हो जाएगा ये, है ना। ऋण x का घात 2 मतलब ये हो गया आपका x का घात 2 ऋणात्मक है, घात क्या है, सम संख्या है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, +2, है ना। f(-x) हमने लिया था, ये x² + 2 एक्चुअल में हमारा किसकी वैल्यू है, ये f(x) की ही वैल्यू है ना। तो ये हमारा होता है सम फलन। या फिर एक और एग्जांपल अगर हम देखें तो जो आपके त्रिकोणमिति पे बेस्ड है, ठीक है, cos x,
अगर इसमें यहाँ पे मैं रखती हूँ x की जगह माइनस एक्स, दैट मीन्स कॉस x की जगह हो जाता है माइनस एक्स। ये हमारा चौथे चतुर्थांश में होता है जहाँ पे हमारा कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। दैट मीन्स हमको मिल जाता है यहाँ पे कॉस x। दैट मीन्स एफ ऑफ माइनस एक्स हमने रखा, लेकिन हमको क्या वैल्यू मिली, वही वैल्यू मिली जो एफ ऑफ एक्स की है। ये देखो दोनों केस में एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे भी एफ ऑफ माइनस एक्स हमने रखा, लेकिन वो हमको एफ ऑफ एक्स से ही मिला है। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शंस जिसमें एक्स और माइनस एक्स रखने पे कोई वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो उसको बोलते हैं इवन फंक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे है ऑड फंक्शन, विषम फलन। ठीक है, यहाँ पे ऐसे फंक्शंस आते हैं जहाँ पे अगर मैं x के जगह रख दूँ माइनस एक्स तो उसकी वैल्यू में चेंज हो जाता है, मतलब वो क्या हो जाता है, माइनस एफ ऑफ एक्स के बराबर हो जाता है। उसके चिन्ह जो है जस्ट चेंज हो जाते हैं, जो प्लस है वो माइनस हो जाता है, माइनस है वो प्लस हो जाता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स हम देखते हैं। जैसे कि एक मैंने फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3 प्लस 2x, ये मैंने एक फंक्शन ले लिया है। ठीक है, यहाँ पे मैं x की जगह रखती हूँ, इस फंक्शन में माइनस एक्स रखती हूँ, तो यहाँ पे जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे मैं रख दूँगी माइनस एक्स का घात क्या है 3 प्लस 2, x की जगह माइनस एक्स। ठीक है, तो ये नेगेटिव का पावर क्या है यहाँ पे, ऑड मतलब विषम संख्या है। दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस एक्स का घात 3 और ये आपका हो जाएगा माइनस 2x, है ना। दोनों में माइनस है, मैं माइनस कॉमन निकाल दूंगी तो यहाँ क्या बच जाएगा, x का घात 3 धन 2x हो गया। माइनस मैंने कॉमन निकाल दिया, दैट मीन्स माइनस को लिखती हूँ। ये एक्चुअल में किसकी वैल्यू है, x का घात 3 धन 2x, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स। दैट मीन्स अगर मैंने माइनस एक्स रखा तो पूरा फंक्शन ही नेगेटिव हो गया, है ना। इस प्रकार के फंक्शन ऑड फंक्शन कहलाते हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे अगर मैं देखूँ तो त्रिकोणमिति के बेस पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वैल्यू रखती हूँ मैं साइन एक्स की, है ना। तो अगर एक्स के जगह मैं रखती हूँ माइनस एक्स तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा साइन माइनस एक्स। ये जो है हमारा चौथे चतुर्थांश में जहाँ पे हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन एक्स। माइनस ये साइन एक्स किसकी वैल्यू है, एफ ऑफ एक्स की, मतलब मैंने माइनस एक्स रखा तो मुझे माइनस एफ ऑफ एक्स मिल गया। ठीक है, तो इस प्रकार के जो फंक्शंस होते हैं वो हमारे ऑड फंक्शन कहलाते हैं। चलिए फ्रेंड, यहाँ पे मैंने एक और क्वेश्चन लिया है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर 3, जो कि क्या है, विषम फलन ऑड फंक्शन है। इसका हमको बनाने बोला गया है ग्राफ। इसका अगर हमको ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले इसका हमको टेबल बनाना होगा। ठीक है, दैट मीन्स एफ ऑफ एक्स को मैं लिख सकती हूँ y इज इक्वल टू एक्स पावर 3, है ना। तो इसका टेबल बना लेते हैं सबसे पहले। तो इस टेबल में हम x की वैल्यू रखते जाएंगे और हम y की वैल्यू निकालते जाएंगे। ठीक है, तो मैं ऐसी वैल्यू रखती हूँ जो आधी नेगेटिव आधी पॉजिटिव, आधी नेगेटिव और आधी पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ पे मैं रखती हूँ। अगर मैं 0 से शुरू करती थी तो 1 और 2, इधर -1 और -2। ठीक है, इस प्रकार से वैल्यू रख करके देखते हैं। तो जब x का मान अगर -2 रखती है, यहाँ पे रखो x की जगह रखो -2, तो -2 का पावर 3, दैट मीन्स आपका आ जाएगा -8, है ना। -1 रखोगे तो -1 का पावर -1, पावर 3 है तो -1 हो जाएगा। अगर 0 रखोगे तो y की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी 0। x की जगह 1 रखोगे तो y की वैल्यू 1, x की जगह 2 रखोगे 2 का घात 3 तो आपको मिल जाएगा 8। ठीक है, इस प्रकार से पॉइंट्स मिल गया। अब इसको हम ग्राफ में ड्रॉ कर लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, इसको हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले 0 में हमारा 0, ये पॉइंट हमको मिल जाएगा, मतलब x इज इक्वल टू 0 तो y इज इक्वल टू भी 0। इसके बाद 1 है तो 1, x का मान 1 तो y की वैल्यू भी 1, दैट मीन्स हमको यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा, है ना, 1 पे 1। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 तो y का मान क्या है, 8, मतलब x का मान जहाँ 2 है y का मान सीधा पहुँच गया है 8 पे। मान लो यहाँ पे 2 है तो y की वैल्यू 8। ठीक है, इन पॉइंट्स को हमको इस प्रकार से मिला लेना है। हमने इन तीनों को किया, अब इन तीनों इधर बाकी जो बचा नेगेटिव साइड उसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, तो -1 पे -1 पे ये -1 वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई -1 पे -1 की। अब -2 पे -8, मतलब -2 पे हमको जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी यहाँ पे
-8, मतलब -2 पे -8, ये देखिए इस प्रकार से, ठीक है। अब इसको भी हमको, इन पॉइंट्स को भी मिला लेना है, इस प्रकार से इस पॉइंट्स को भी मिला लेना। तो देखिए हमको क्या, किस प्रकार से एक कर्व टाइप का हमको ग्राफ प्राप्त होगा, ठीक है। इसमें आपको पैमाना लिख लेना है। पैमाना x अक्ष का होता है, y अक्ष का होता है। पैमाना x अक्ष में 1 खाना बराबर ये हो गया का 1 लिख लेना, और वैसे ही y अक्ष का लिखना, y अक्ष में 1 खाना बराबर 1। अब ये मीटर सेंटीमीटर, इसकी वैल्यू तो हमको नहीं दी गई है, ठीक है, तो इसको आप सेंटीमीटर ही लिख लिए जाना, ठीक। दोस्तों इस प्रकार से आप बहुत सारे फलनों का ग्राफ बना सकते हैं, और कुछ क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं ग्राफ ड्रॉ करने के लिए। काफ़ी इजी होता है, बस आपको ये टेबल बनाना होता है, टेबल तैयार करके आप उसको बस ग्राफ में ड्रॉ कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हम इसी के अंदर एक छोटा सा टॉपिक है, अलजेब्रा ऑफ रियल फंक्शंस, ठीक है, वास्तविक फलनों का बीजगणित। इसके अंतर्गत हम किन्हीं 2 वास्तविक फलनों, जैसे कि मान लो पहला f(x) और दूसरा है आपका g(x), इन दोनों के बीच गुणा, भाग, जोड़ और घटाना का अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके हिसाब से अगर 2 फलन आपस में जुड़ते हैं, है ना, तो ये क्या होता है हमारा f(x) प्लस g(x), ये अलग अलग फलनों के योग के बराबर होता है। उसी प्रकार अगर ये दोनों फलनों का आपस में गुणा होता है तो ये अलग अलग, घटता है तो ये अलग अलग फलनों के घटने के बराबर होता है, ठीक है। वैसे ही अगर ये दोनों फलनों का आपस में गुणा हो रहा है तो ये अलग अलग फलनों के गुणा के बराबर होता है। और इसी प्रकार अगर इनका आपस में भाग हो रहा है तो ये जो होते हैं अलग अलग फलनों के भाग के बराबर होते हैं। इस प्रकार इसमें ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है। इसी पे बेस्ड कुछ 1-2 एग्जांपल्स मैं बता देती हूँ। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है, ये काफ़ी इजी क्वेश्चंस है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमको क्या दे दिया गया है, f(x) = हमको दिया है x², और g(x) = हमको वैल्यू दी गई है 2x + 1। हमको याद करना है इसका f + g ऑफ x, ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, f(x) + g(x) के बराबर हो जाएगा। f(x) की वैल्यू हमको क्या पता है, x², g(x) की वैल्यू क्या है 2x + 1। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट निकल गया f + g का, ठीक है। सेकेंड हमको याद करना है f - g, दैट मीन्स इसको हम अलग अलग करें तो f(x) - g(x) = ये हो जाएगा आपका f(x) की वैल्यू x² माइनस g(x) की वैल्यू पूरी है तो ये चिन्ह उसका चेंज हो जाएगा 2x - 1, ओके। सेकेंड है आपका f × g हमको फाइंड करना है, तो ये भी हमारा अलग अलग हो जाएगा f(x) × g(x) = x² g(x) की वैल्यू क्या है 2x + 1, दैट मीन्स इसको अंदर गुणा कर दोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2x³ + x², ओके। इसी प्रकार चौथा हमको फाइंड करना है f/g ऑफ x, तो ये हमारा अलग अलग कर लेंगे इसको भी, f(x) / g(x) = f(x) की वैल्यू क्या है x², g(x) की वैल्यू क्या है 2x + 1। अच्छा, यहाँ पे जब डिवाइड वाला होता है हमको खासकर ये ध्यान रखना है कि नीचे की जो वैल्यू है, दैट मीन्स यहाँ पे अगर हम देखें जहाँ पे हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा g(x) कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, है ना। नीचे जो g(x) था वो इज़ नॉट इक्वल टू 0 हमको लिखना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से यहाँ पे g(x) क्या है हमारा 2x + 1, दैट मीन्स इसको अगर आप सॉल्व करो तो 2x + 1 इज़ नॉट इक्वल टू, अगर 0 लिखोगे तो इसको अगर ट्रांसफ़र कर दोगे तो ये आपका क्या आ जाएगा x = -1/2। मतलब यहाँ पे हमको 2x + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0 लिखना पड़ेगा, 2x + 1 इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसी को ट्रांसफ़र कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
-1/2, मतलब यहाँ पे x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2, ये हमको लिखना पड़ेगा जहाँ पे डिवाइड वाला है, क्योंकि नीचे 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 कब हो जाएगा, जब x की जगह हम 1/2 रख देंगे, इसलिए x इज़ नॉट इक्वल टू -1/2। ओके, तो ये क्वेश्चन इतने में आपका कंप्लीट हो गया। दोस्तों जैसा मैंने आपको पिछला एक एग्जाम्पल बताया, उसी पे बेस्ड आप ये दोनों एग्जाम्पल आप आसानी से बना सकते हैं। तो ये दोनों आप एग्जाम्पल आप कर लीजिए, घर में बना के देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, ताकि मैं और अच्छे अच्छे वीडियोस आपके लिए यहाँ पे बना सकूँ।